हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है 1 दिसंबर को यानी कि कल आरबीआई का वेज सेटलमेंट हुआ है। आरबीआई असिस्टेंट का, आप उसको सैलरी सेटलमेंट भी कह सकते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने सैलरी प्लस पर्क्स एंड जितने सारे बेनिफिट मिलते हैं वो सारा पकड़ के मैंने एक मेरा कैलकुलेशन किया है कि वो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ आ रहा है। और अगर किसी को लगता है ये कैलकुलेशन गलत है तो आप इसको 80,000 पकड़ लीजिए, 60,000 पकड़ लीजिए, 50 पकड़ लीजिए, 40 पकड़ लीजिए। खुद को डिमोटिवेट करिए और बाकी आपको जो करना है आप कर सकते हो। लेकिन मेरा ये बनाने का पर्पस है यहाँ पर कि आप मोटिवेट हो जाए। देखो, ये जो अमाउंट है ना, ये अमाउंट का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये अमाउंट का कोई मीनिंग नहीं है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको आरबीआई में क्यों जाना है। आपको ये पैसे के लिए जाना है या स्टेटस के लिए जाना है, किसके लिए जाना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में यहाँ पर बताना है। तो यहाँ ये वीडियो का मेन पर्पज़ है आपको मोटिवेट करना। और मैंने आपको नहीं, अभी तक मैं 10 साल से मोटिवेट कर चुका हूँ। हज़ारों स्टूडेंट मेरे आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन किए हैं, नियर अबाउट 300-400 स्टूडेंट आरबीआई ग्रेड भी ज्वाइन किए हैं। और ये वीडियो देख के मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई कहेगा कि सर हमें आरबीआई असिस्टेंट नहीं ज्वाइन करना है। और आरबीआई असिस्टेंट सिर्फ आरबीआई असिस्टेंट बनने के लिए नहीं ज्वाइन करने का है, आगे उसके क्या क्या बेनिफिट्स है आपके, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो कृपया करके आप ये जो अमाउंट है इस पर डिस्कस मत करिए। आपको जितना पकड़ लीजिए, पकड़ना है वो आप पकड़िए। मैं मेरे साइड से पूरा जेन्युइनली ट्राई करूँगा कि कितना अमाउंट होता है वो बनाने का। लेकिन दैट इज़ जस्ट 10% और 20% ऑफ दिस वीडियो। बाकी मैं मोटिवेटिंग चीज़ें आपको यहाँ पर बताने का ट्राई करने वाला हूँ। चलिए, अभी यहाँ पर आप जो वीडियो ये देख रहे हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं मुझे बताओ। कुछ लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं जिनके पास जॉब नहीं है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में क्लर्क का जॉब कर रहे हैं, या इंश्योरेंस कंपनी में एलआईसी में कर रहे हैं, या जनरल इंश्योरेंस में क्लर्क का काम कर रहे हैं। कोई लोग हैं यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर जनरल इंश्योरेंस कंपनी में या एलआईसी में स्केल 1 स्केल 2 पे काम कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, ये कम लोग होंगे, कि जो स्केल 3 लेवल पे काम कर रहे हैं या फिर नाबार्ड में ग्रेड ए लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं इनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कीजिए। इनको मैं कहूँगा कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये इतना भी वाइज डिसीजन नहीं होगा, लेकिन आप डिसाइड करते तो लॉन्ग टर्म में आप पछताएंगे नहीं, इतनी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि इसके एग्जाम्पल मैंने खुद दोनों दोनों टाइप के, यानी कि स्केल 3 एंड नाबार्ड ग्रेड ए से आरबीआई असिस्टेंट आने वाले कम से कम मुझे 5-5 एग्जाम्पल पता है। ठीक है, तो ये इतना एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन ये तो डेफिनेटली है। स्केल 2 वाले तो मैंने खुद देखा है, नाबार्ड ग्रेड ए वाले आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म भरते हैं वो भी मैंने देखा है। ठीक है, जिसको लगता है कि ये डिसीजन अच्छा होगा वो ले सकते हैं। मैं उनको ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बुरा डिसीजन है। ठीक है, एक एवरेज डिसीजन मैं उसको कह सकता हूँ। ये कहने का, बताने का पर्पज़ ये है ना कि आपको समझ में आना चाहिए कि नाबार्ड ग्रेड ए वाला लड़का या ऑफिसर आरबीआई असिस्टेंट क्यों बनता है। क्योंकि उसको ये जो आरबीआई ब्रांड है ना, आरबीआई ब्रांड, इसका क्रेज़ है, यही उसका मेन रीज़न है। अदरवाइज सैलरी वाइज देखेंगे तो 50% से कम सैलरी यहाँ पर होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रेड ए। लेकिन ये आरबीआई का जो टैग है, जब आप कहते हो किसी को आई एम वर्किंग इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो फिर आगे आपको कोई पूछेगा नहीं। अदरवाइज नाबार्ड में या कोई भी बैंक में अगर आप कहते तो आपको एक्सप्लेन करना होता है। नाबार्ड तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो इसलिए हर हर एक का अलग अलग रीज़न हो सकता है आरबीआई के लिए प्रिपरेशन करने का। तो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के लोग हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप इसमें से कौन से लेवल पे हो, वो मुझे पढ़ना अच्छा लगेगा। चलिए, ये है आरबीआई के प्रीवियस गवर्नर्स है। जब ये जो इवेंट हुआ तब मैं आरबीआई में था। ये आपको सबको पता है, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं रघुराम राजन, और ये डी सुब्बाराव है। ठीक है, और ये फ़ोटो दिखाने का पर्पज़ ये है कि रघुराम राजन ने बहुत सारे लोगों को मतलब आरबीआई के तरफ अट्रैक्ट किया है, उनकी पर्सनैलिटी। और जब वो गवर्नर बने थे, एवरी डे फ्रंट पेज पे कुछ ना कुछ उनका लिखा हुआ आता था, उनका स्पीच और जो उनका पर्सनालिटी का ऑरा है, उसके वजह से काफ़ी सारे लोग, कि वो पहले आरबीआई के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन इनके आने के बाद आरबीआई के जॉब को एक ग्लैमर आया था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको फ़ोटो दिखाया। तो मैं यहाँ पे आपको सारा आरबीआई के बारे में मैं बताने का ट्राई करूँगा, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़े और आप ज़्यादा आपका यहाँ पे इनपुट दे।
तो ये मेरा फ़ोटो है जब मैं आरबीआई में था। तो रघुराम राजन जी से हमारी मुलाकात हुई थी, वो अहमदाबाद आए थे। एक्चुअली क्या होता है आरबीआई में, गवर्नर कोई भी अगर ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस यानी कि रीजनल ऑफिस में, तो वहाँ के जो रिसेंटली ज्वाइंड ग्रेड बी ऑफिसर्स होते हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं। सबसे मुलाकात नहीं करते हैं, रिसेंटली यानी कि पिछले 1-2 साल वाले जो होते हैं उनके साथ उनका डिनर विनर होता है, क्योंकि उनको पता है कि यही लोग हैं आगे जाके आरबीआई को लीड करने वाले। ठीक है, तो ये मेरा फ़ोटो था, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा देता हूँ ये फ़ोटो। अभी आप देखिए, आप सब इनको जानते होंगे। ये है केएल राहुल, इंडियन क्रिकेट के टीम में है। एंड ये इनका सिलेक्शन यानी कि वो स्पोर्ट्स कोटा में इनको आरबीआई में ग्रेड ए का पोजीशन मिला है। एंड उन्होंने ये कहा है कि देखो, माय पेरेंट्स वेयर हैप्पीएस्ट व्हेन आई गॉट स्टेबल जॉब इन आरबीआई। आपको पता है इंडियन जो पेरेंट्स हैं उनकी मेंटालिटी क्या है। ये भले क्रिकेट से कितना ही कमाएं, लेकिन उसके मम्मी को ये मतलब प्राउड वो फील करती होगी कि मेरा बेटा जो है वो आरबीआई में एएम है, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे है, ग्रेड ए कहते हैं। तो देखो, आप असिस्टेंट बनोगे तो मिनिमम 4 या 5 साल में आप ग्रेड ए बन जाओगे। ठीक है, तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आरबीआई असिस्टेंट का जॉब बहुत ज़बरदस्त है। आरबीआई का असिस्टेंट का जॉब बिल्कुल ही नॉर्मल लेवल का है, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको 3-4 मैक्सिमम 5 साल निकालने हैं। आप ऑटोमेटिकली फिर बाद में, ऑटोमेटिकली मतलब आप एग्ज़ाम दे के ग्रेड ए बन जाओगे। मैक्सिमम लोग बनते हैं, कुछ लोग 4 में बनेंगे, कुछ 5 में, कुछ 6 में बनेंगे, लेकिन डेफिनेटली ग्रेड ए बनोगे। उसके बाद आप ऑफिसर लेवल पे हो, असिस्टेंट मैनेजर कहा जाता है, एंड काफ़ी अच्छा है। एंड ग्रेड बी में ग्रेड ए में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है सैलरी में। ठीक है, तो ये देखो उसकी फैमिली है, उनको क्या अच्छा लगता है कि केएल राहुल आरबीआई में असिस्टेंट मैनेजर है, ये उनको ज़्यादा प्राउड वाली बात है। ये देखिए, ये दूसरे हैं हमारे इंडियन टीम के बॉलर उमेश यादव। इनको जॉब मिला है नागपुर में आरबीआई असिस्टेंट में एएम, आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है, आरबीआई में ये ग्रेड ए लेवल के हैं। मतलब आप भी आरबीआई, ये ग्रेड ए बताने का पर्पज़ ये है कि आप आरबीआई में असिस्टेंट बनने के बाद 4 या 5 साल के बाद ग्रेड ए बन जाओगे, यानी कि आप इनके लेवल तक आ जाओगे। नॉट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, बट उनका जो जॉब है वो लेवल के आप आ जाएंगे। और बताने का पर्पज़ ये है कि ये जॉब कितना अच्छा है कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर उस पर जाते हैं। बताने का पर्पज़ है, आप आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी कीजिए, आरबीआई असिस्टेंट बनिए, प्रमोशन लेके आप ग्रेड ए बन जाओगे, यानी कि इनके लेवल के आप ऑर्गेनाइजेशन में बन जाओगे। उसके बाद रसिका राजे, ठीक है, आरबीआई हैदराबाद ऑफिस में इन्होंने ज्वाइन किया है। इनको भी असिस्टेंट मैनेजर लेवल का पोस्ट मिला है, ग्रेड ए। अगर आपको इस रूट से जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको स्पोर्ट्स में टॉप लेवल पे जाना पड़ेगा। उसके बाद स्पोर्ट्स कोटा में भी आरबीआई असिस्टेंट मैनेजर लेवल पे सिलेक्शन होता है। ग्रेड बी पे नहीं होता है, एएम लेवल पे इनका सिलेक्शन होता है। ये बताने का पर्पज़ ये है कि आरबीआई में एएम का जो जॉब है उसका कितना प्रेस्टीज है, कि इतने बड़े बड़े लेवल के लोग वहाँ पे जाते हैं। आप एज अ आरबीआई असिस्टेंट बन के जाओगे तो 4-5-6 साल के बाद आपको इस लेवल की पोस्ट लेने का मौका मिलेगा। अभी यह है आरबीआई के ऑफिसेस अलग अलग। देखो, आरबीआई असिस्टेंट में क्या है, आपको पर्टिकुलर ऑफिस के लिए फॉर्म भरना होता है। तो मैं आपको आरबीआई के जितने ऑफिसेस के मुझे फ़ोटो मिले मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कौन से ऑफिस में ज्वाइन करना अच्छा लगेगा, या आपकी किस रीजन से आते हो। ठीक है, जैसे अगर आप एमपी में हो तो आरबीआई भोपाल में आप अप्लाई करोगे, और सिलेक्शन होने के बाद आप वहाँ पे काम करोगे। तो ये बिल्डिंग दिखाने का ये पर्पज़ है कि आपके दिमाग में ये बिल्डिंग का जो फ़ोटो है सबकॉन्शियस लेवल पे जाए, और आप उसके लिए बहुत मेहनत करें। अभी मैं अगले कुछ स्लाइड जो है उसमें मैं आरबीआई के अलग अलग बिल्डिंग्स का फ़ोटो आपको दिखाने वाला हूँ। ये है आरबीआई का जो स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, आरबीआई का स्टार्ट जो हुआ था, सबसे पहले आरबीआई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन कोलकाता। ठीक है, उसको पता है, आपको एसबीआई का भी एस्टेब्लिशमेंट कोलकाता में हुआ था, आरबीआई का भी हुआ है, क्योंकि कलकत्ता पहले बहुत, मतलब आज के कंपैरिजन में उस टाइम पे बहुत प्रॉस्परस था, डेवलपमेंट वहाँ पे ज़्यादा थी। ब्रिटिश लोगों ने भी वहाँ से ही पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग किया था। तो ये ओरिजिनल बिल्डिंग है आरबीआई का, जो 1935 में स्टार्ट हुआ था। उसके बाद फिर उसके हेड ऑफिस को मुंबई शिफ्ट किया था। ये देखिए, ये मुंबई एमआरओ कहते हैं इसको, मुंबई रीजनल ऑफिस। देखिए ये बिल्डिंग है, कितना बड़ा एंट्रेंस है। और अगर आपको रियली आरबीआई में जाना है ना, तो आप पहले, आप जिस रीजन में रहते हो, आप आरबीआई का एक जस्ट ऑफिस जाके देख लो एक बार बाहर से।
अंदर तो आपको जनरली कुछ काम नहीं तो जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाहर से एक बार देख लीजिए और सोचिए कि मुझे यहाँ पे जाना है। क्योंकि क्या होता है, देखो पढ़ाई तो लोग करेंगे, लेकिन उसके पीछे अगर कुछ आपके इमोशंस है तो ही वो काम करेगा। मैं आपको मेरा इंसिडेंस बताता हूँ कि मैं जब एमबीए कर रहा था तो मेरा इकोनॉमिक्स एमबीए के क्लास में काफ़ी अच्छा था। मैं सारे क्वेश्चन के आंसर बताता था, मैडम भी बहुत इंप्रेस होती थी मुझसे। तो उस टाइम लोग मुझे, हम बोलते ना हंसी मजाक में, मुझे आरबीआई के गवर्नर कहते थे कि यार यू गवर्नर जैसा है, आपको आता है। तो हम फ्रेंड क्या करते थे, ऐसे एक नोट का फोटो निकालेंगे और फिर मैं यहाँ पे सिग्नेचर करूँगा और लिखूंगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर, मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन करता हूँ। तो ये मैं जब एमबीए में था तब ऐसे हम बोलते ना हंसी मजाक में हम ये कर लेते थे। फिर बाद में जब मेरा सिलेक्शन हो गया आरबीआई में, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे कहने लगे यार हम तो ऐसा हंसी मजाक में हम आपको आरबीआई के गवर्नर बोलते थे, आप आरबीआई में गए हो। अगर मैं रहता तो सीजीएम तो डेफिनेटली बनता, नहीं तो ईडी डिप्टी गवर्नर तक जा सकता था, ठीक है। लेकिन मेरा पैशन टीचिंग वाला था। और आप देखिए अभी 1000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट आरबीआई असिस्टेंट में हैं, कोई लोग ग्रेड बी के लेवल के पोस्ट है। तो आपको जो पैशन है, आपका पैशन फॉलो करना चाहिए। और मेरा भी ये पैशन है कि मैं आपको मोटिवेट करूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करके आरबीआई असिस्टेंट या आरबीआई ग्रेड बी के पोस्ट पे जाएं। ये आरबीआई का नागपुर का ऑफिस है। और ये ऑफिस का मेन ये है फीचर कि इसके नीचे हमारा गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है। इंडिया का जितना गोल्ड है ये बिल्डिंग के नीचे है। कुछ गोल्ड जो है वो मुंबई में होगा एंड कुछ बैंक ऑफ इंग्लैंड में है, ठीक है। जब हमने वो प्लेज किया था 1991 में, तो गिरवी रखना बोलते हैं उसको, तो वहाँ पे रखा था। अभी हमने वो छुड़वा लिया है, लेकिन वो अभी जो फिजिकल गोल्ड है वो वहीं पे है बैंक ऑफ इंग्लैंड में। तो ये आरबीआई का नागपुर का ऑफिस है। ये आरबीआई का कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग है, ये पुणे में है। यहाँ पर एग्रीकल्चर रिलेटेड, कोऑपरेटिव बैंकिंग रिलेटेड जो ट्रेनिंग है यहाँ पे होती है। और अगर किसी को आरबीआई असिस्टेंट में मुंबई ऑफिस अगर अलॉट हो गया, तो मुंबई ऑफिस के अंडर आई थिंक गोवा में भी पोस्टिंग हो सकता है। उसके बाद मुंबई में काफ़ी सारे ऑफिस है आरबीआई के। आरबीआई सर्विस बोर्ड है मुंबई सेंट्रल में, या फिर बेलापुर में भी ऑफिस है, पुणे में भी ऑफिस है। तो यहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग है, ये पूना में है। उसके बाद ये आरबीआई का बेलापुर का ऑफिस है। अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में आरबीआई के बहुत सारे ऑफिस है, 5-6 तो अलग अलग ऑफिस है। मुंबई में ही 2-3 है, उसके बाद बेलापुर में है, उसके बाद खारघर में आरबीआई का डेटा सेंटर है, उसके बाद पुणे में है, नागपुर में है, ठीक है। काफ़ी बड़ा जो रीजन है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ऑफिस है जनरली। फिर बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर एक ही ऑफिस है। यूपी में 2 जगह पे, लखनऊ कानपुर, एंड उसके बाद केरला में भी कोच्चि में एक है एंड त्रिवेंद्रम में है। तो इस तरीके से आरबीआई के ऑफिसेस पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। ये आरबीआई का दिल्ली का ऑफिस है। और ये मुझे बताओ, ये जो साइड में मूर्तियाँ लगाई हुई स्टैचू, वो किसकी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ये आरबीआई का दिल्ली का ऑफिस। आरबीआई भोपाल, यानी कि मध्य प्रदेश में एक ही ऑफिस है, वो भोपाल में है। आरबीआई चेन्नई, ठीक है, काफ़ी बड़ा ऑफिस है चेन्नई में। बिल्डिंग्स इतनी आइकॉनिक बिल्डिंग है आरबीआई की, अगर आप उसको देखेंगे ना तभी आपको लगेगा मुझे यहाँ पे काम करना है। आरबीआई अहमदाबाद में 2 ऑफिस है, ये मेन बिल्डिंग है, और एक लागज्जर नाम का एक ऑफिस है, लागज्जर चैम्बर। तो मैंने जो आरबीआई में काम किया था, तो मैंने इस बिल्डिंग में काम किया था 3 साल। ये है आरबीआई का बेंगलोर का ऑफिस। ये कानपुर का ऑफिस भी काफ़ी पुराना है। ये पटना का ऑफिस है आरबीआई का। ये लखनऊ का ऑफिस है। देखो, दिस टाइम वी डिपिक्ट द आर्किटेक्चरल एक्सेलेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ बिल्डिंग एट लखनऊ। तो आरबीआई का एक इंटरनल मैगजीन आता है, मैं आगे उसका फ़ोटो दिखाऊंगा आपको, विदाउट रिजर्व करके। वहाँ से मैंने कुछ फ़ोटो लिए हैं। और हम सैलरी पे आएंगे, एंड कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप जल्दी सैलरी पे आ जाइए, लेकिन क्या ये देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ऐसा मेरा बिलीफ है। आपको क्या लगता है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। ये त्रिवेंद्रम का ऑफिस है केरला में। उसके बाद ये मैंने जो बताया ना आपको मैगजीन, विदाउट रिजर्व नाम का ये मैगजीन है। यहाँ पे ये जो बिल्डिंग है, ये मुंबई का सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग है मुंबई आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस। और यहाँ पर सारे आरबीआई के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं, आरबीआई के गवर्नर, डिप्टी गवर्नर्स, ईडी, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं वो सारे यहाँ पर बैठते हैं। और आपको भी चांस यहाँ पर मिल सकता है, ऐसा नहीं है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर भी बैठते हैं, असिस्टेंट भी यहाँ पर होते हैं। ये मुझे बताओ कौन है, मतलब आगे तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको स्टॉप करके आप बताओ ये 2 कौन है। ये है ज्वाला गट्टा एंड ये अश्विनी पोनप्पा है।
नेशनल इंटरनेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर है ये। इनका फ़ोटो इसलिए दिखाया है कि इनके जो फादर है इनके और इनके भी फादर आरबीआई के हैदराबाद के ऑफिस में काम करते थे। अभी पता नहीं अभी रिटायर हुए होंगे। काफ़ी पुराना फ़ोटो है, आई थिंक 8-10 साल पहले वाला फ़ोटो होगा ये आरबीआई का लाहौर का ऑफिस है। ठीक है, पुराना फ़ोटो है। उस टाइम पे आरबीआई का ऑफिस लंदन में भी हुआ करता था, लाहौर में भी हुआ करता था, आई थिंक कराची में भी था, इधर ढाका में भी था। तो ये पुराना ऑफिस है, मुझे एक जगह पे मिल गया फ़ोटो तो मैंने आपको यहाँ लगा दिया है। ये थे आरबीआई के गवर्नर्स। सबसे पहले जो गवर्नर थे वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ, उसके बाद सेकंड थे सर जेम्स टेलर, एंड थर्ड जो गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। उसके बाद ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी बने और ये आरबीआई के फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे। ठीक है, आईसीएस यानी कि आज हम उसको आईएएस बोलते थे, ये आईसीएस ऑफिसर थे, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और बाद में यूजीसी के भी चेयरमैन बने थे ये। अभी देखिए ये एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। मतलब अभी पता नहीं कितने लोगों को पता है कि ये आरबीआई पहले प्राइवेट था। ठीक है, जब 1935 में आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो एज अ प्राइवेट बैंक हुआ। कुछ लोग बोलते हैं ना आरबीआई का प्राइवेटाइजेशन हो सकता है क्या, तो पता नहीं आगे हो भी सकता है, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो एज अ प्राइवेट हुआ था। एंड 1949 में जो उसका नेशनलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने मूव किया तो आरबीआई उसके अगेंस्ट था। मतलब आरबीआई का कहना था उस टाइम पे कि हमें प्राइवेट ही रहने तो गवर्नमेंट मत करो। तो ये उस टाइम का पेपर में आया हुआ कटिंग है। नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई 1949 में आरबीआई नेशनलाइज बन गया, इसके पहले वो प्राइवेट लोगों के हाथ में था। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टाफ कॉलेज है, इसको आरबीएससी कहते हैं। और जब आप ग्रेड बी ऑफिसर बनेंगे तो आपका जो ट्रेनिंग है यहाँ पर होता है चेन्नई में आरबीएससी में। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये आरबीआई की डिप्टी गवर्नर रह चुकी थी, ये है उषा थोरात, और ये श्यामला गोपीनाथ, ये 1972 बैच की ग्रेड बी डीआर यानी कि डायरेक्ट रिक्रूट। और उनके बाद ये जो उषा थोरात मैडम थी, इन्हीं के बैच के वाईएसपी थोरात थे, वो बाद में नाबार्ड के चेयरमैन बने थे। चलो अभी हम आते हैं आज के वीडियो पे। लोग कहेंगे सर बहुत आप लेट किया आपने, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी था क्योंकि वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर है। अभी देखिए ना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, तो आपको इससे मैं आप लोगों को क्या है, देखो सैलरी कितनी आएगी अकाउंट में वो बताओ, उसको आप एक्स अलाउंस बोलो या वाई अलाउंस बोलो या जेड अलाउंस बोलो। तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि कैसे ये कैलकुलेशन रहेगा। अभी ये किसी ने वो बड़ा डॉक्यूमेंट है उसमें से किसी ने शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना तो ये आता है 64K। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि 25K नियर अबाउट लीज देने का चल रहा है मुंबई में। अगर लीज मिलेंगे तो आपको एचआरए नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से मान लो जो एचआरए का अमाउंट है ये अगर आप माइनस कर देंगे तो मैं इसमें 20,000 मिला लेता हूँ, तो ये हो गया 84K। ठीक है, और उसके बाद आप पकड़िए, जैसे मान लो एलएफसी होता है, ब्रीफ केस अलाउंस है, स्पेक्टेकल्स अलाउंस है, अगर आपके बच्चे तो उनका फीस का भी कुछ पैसा मिलता है। उसके बाद इतने सारे अलाउंसेस होते हैं आरबीआई में। और जो फिर मान लो मैं आपका जो अभी मान लो आप अनएम्प्लॉयड हो तो आपको कुछ पैसा मिल रहा है क्या, नहीं, ज़ीरो। लेकिन आप जॉब ज्वाइन करने के बाद आरबीआई आपके एनपीएस के अकाउंट में पैसा डालेगा, तो वो पैसा आपका ही है ना, तो उसका कैलकुलेशन आप करना चाहिए पकड़ने के लिए, क्योंकि आपका ही पैसा है, बस आज नहीं आपको बाद में मिलने वाला है। तो ऐसा सारा पकड़ के ये 84 तो मैंने यहाँ पे बता दिया, और ऐसे छोटे मोटे पकड़ के ये होता है टोटल 100K। अगर किसी को इस पे डाउट है 100K नहीं है तो आप 50 पकड़ लीजिए, 40 पकड़ लीजिए, 30 पकड़ लीजिए, और खुद को डिमोटिवेट कीजिए और आरबीआई का प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए। ये मैं सबको सजेस्ट नहीं करूँगा, और मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया है। 5-10 हज़ार आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप राउंड फिगर 1 लाख पकड़ लीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ आरबीआई असिस्टेंट का जॉब करने में आपको बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये आप बात फिर से सुन लीजिए, क्योंकि ये क्लरिकल लेवल का क्लास 3 का जॉब है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या मौका मिलेगा मुझे बताओ। अगर आपको ग्रेड बी बनना है डायरेक्टली तो बहुत कंपटीशन है, 100 200 300 के आसपास पोस्ट आती है। लेकिन अगर आप 4 साल या 5 साल असिस्टेंट के पोस्ट पे निकाल दिए, और मान लो आपका एज 25 है या 28 पकड़ लीजिए, एट दी एंड आपने सेलेक्ट किया, आप सेलेक्ट हो गए, यहाँ पे आप 33, यहाँ पे आप बन गए ग्रेड ए, और 5 साल 38 में आप बन गए ग्रेड बी। इसके बाद 22 साल का आपका करियर है, एंड आप डेफिनेटली डीजीएम बनेंगे। क्योंकि मैंने आरबीआई में काम किया है,
मेरे आसपास जितने डिप्टी गवर्नर डीजीएम थे या कुछ जीएम थे, वो सारे असिस्टेंट से ही आए थे। अभी कुछ लोग बोलेंगे अभी थोड़ा स्लो हो गया, लेकिन डीजीएम तो डेफिनेटली बनेंगे आप। एट द एंड भी आपका सिलेक्शन हो गया तो आप बनेंगे। बस आप जब प्रमोशन एग्जाम आएगा तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आरबीआई असिस्टेंट का ग्रॉस सैलरी 1 लाख रुपए है। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट का जॉब इतना अच्छा नहीं कि आपको मज़ा आएगा। लेकिन हमारा पर्पज़ ये है कि जल्दी से जल्दी प्रमोशन का एग्ज़ाम पास करें, ग्रेड ए ऑफिसर बन जाए, ग्रेड बी ऑफिसर बन जाए, और बाद में आप जितने लेडर तक जा सकते हो आप जा सकते हो। और जब आप ऑफिसर बनेंगे आपको फॉरेन एलटीसी मिलेगा, और उसके बाद तो इतना सैलरी अभी आरबीआई ग्रेड बी का होने दो, मैं अगर बताऊंगा तो फिर आपको लगेगा यार ये 30 लाख वाला जॉब तो चाहिए ही चाहिए मुझे किसी भी हाल में। क्या करना है, पढ़ाई करना है, बस मन लगा के पढ़ाई करना है, टाइम पे पास नहीं करना है। और अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ये इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे कि जहाँ पर क्लरिकल लेवल पे मैंने आपको कैलकुलेशन बता दिया कि कैसे आपको ग्रॉस सारा सैलरी पर्स भी सब मिला के 1 लाख रुपए महीना पड़ रहा है। तो ये है, किसी ने ये भी इमेज डाला था, मैंने सोशल मीडिया से लिया है। एक्चुअली मेरे पास पूरा पूरा ये सेटलमेंट है, ये 16 पेज का है, लेकिन आपको वो समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में दिया होता है। बस यहाँ पे क्या है, ये मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट बिटवीन द ऑल इंडिया रिजर्व बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पूरा दिखाने का कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। लेकिन आपको क्या समझना है कि आपको क्या ऐसा समझना है कि सैलरी, पर्क्स, बेनिफिट्स, एक्स वाई जेड जितना जितना पकड़ के वो 1 लाख बन रहा है। और अगर मैं फिर से बोलता हूँ किसी को अगर वो लगता है वो कम है तो आप छोड़ दीजिए प्रिपरेशन इसका। ठीक है, हाँ। और मैंने ये रीज़न की वजह से नहीं, मैंने जो पहले जो रीजंस बताए कि देखो इतने बड़े बड़े क्रिकेट प्लेयर्स आरबीआई में एएम के पोजीशन पे है, जो पोजीशन आप आरबीआई असिस्टेंट लेके 4 साल में ले सकते हो, तो ये कितना अच्छा जॉब है। आप कंसिडर कीजिए कि इतने हाई लेवल के प्लेयर्स भी और उनके फैमिली को प्राउड लगता है कि वो उनका बेटा आरबीआई में एएम लेवल पे काम कर रहा है। और ये पूरा मैंने एक अच्छे डायग्राम में बताया हुआ है। तो आप यहाँ पर ये लेवल पे ज्वाइन करते हो। ठीक है, इसको कहते हैं असिस्टेंट। उसके बाद ये असिस्टेंट मैनेजर है, ग्रेड ए बी सी डी, यहाँ तक डेफिनेटली जा सकते हैं, कुछ लोग यहाँ तक भी जा सकते हैं। ठीक है, और क्या क्या बेनिफिट है कि मॉनेटरी पॉलिसी, आप डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो अलग अलग। उसके बाद आपको वर्क लाइफ बैलेंस है, सोशल स्टेटस है, उसके बाद 5 डेज वीक है, यू कैन रीच अप टू जीएम लिखा है मैंने, आप डीजीएम पकड़ लीजिए। ठीक है, जीएम भी नहीं डीजीएम। और अगर आप क्लरिकल लेवल पे जाएंगे तो कमर्शियल बैंक में कभी भी डीजीएम तक नहीं जा सकते एज असिस्टेंट। ठीक है, अभी तो पीओ को भी वहाँ तक जाना मुश्किल हो गया है। और फिर रेसिडेंस मिलता है आपको, मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल फॉर ऑफिशियल पर्पज है, ब्रीफ केस है, बुक ग्रांट है, ये तो मैंने पकड़े भी नहीं है वहाँ पर। ये फर्नीचर है, मेड का अलाउंस है, इतने सारे अलाउंस है ना, तो यहाँ पर जाके वो 1 लाख तो बन ही जाएगा। ठीक है, इतने सारे इंटरेस्ट फ्री, अरे ये तो पकड़ा ही नहीं मैंने, ये इंटरेस्ट फ्री फेस्टिवल एडवांस मिलता है आपको। उसके बाद आपको हाउसिंग लोन मिलता है इतने कम रेट पे कि जो बाहर मिलता नहीं है, उसका अगर आप पकड़ लेंगे पूरे आपके करियर में कितना पैसे का बेनिफिट होगा तो वो भी ऐड कर लीजिए। तो इतना है ना, मैं बताऊँ आरबीआई में मैं 3 साल काम किया, और 3 साल काम करने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि क्या क्या अलाउंस मिलता था। आरबीआई में क्या होता है, एक तो मंथली आपको सैलरी मिलेगी, उसके बाद कुछ अलाउंसेस क्वार्टरली मिलते हैं, कुछ ईयरली मिलते हैं, कुछ 2 साल में एक बार मिलते हैं, कुछ 5 साल में एक बार मिलते हैं। तो इतना है यार, ये पैसे के लिए आपको जाना है तो यहाँ में मत जाइए, पैसे कमाने हैं तो बाहर जाके बहुत सारे पैसा कमा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये आरबीआई जो नाम है ना, आप आरबीआई का एएम ग्रेड ए सबसे लोएस्ट लेवल का ऑफिसर अगर कोई बैंक में जाएगा डीजीएम के ऑफिस में, सिर्फ उनको कहने का कि आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जस्ट कहिए आई एम फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो वो आप खड़ा ही हो जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और कितनी पावर होती है। मैं आपको मेरा इंसिडेंस बताता हूँ। हम आई थिंक इंडियन बैंक या इंडियन ओवरसीज बैंक को विजिट करने गए थे चेन्नई में, हमारा ट्रेनिंग था। तो जब हम गए वहाँ पे तो उनके जो ईडी थे वो हमें रिसीव करने के लिए आए थे, और फिर हमें वही लगा यार ये कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक का ईडी हमें रिसीव करने आया। तो उन्होंने कहा कि आप आज जिस पोजीशन पे लगे हुए हो ना, वो एक दिन मेरा ड्रीम हुआ करता था। मतलब वो पब्लिक सेक्टर बैंक में ईडी थे, लेकिन उनको बहुत हमें देख के लग रहा था यार मैं ऐसा क्यों नहीं बना उस टाइम पे। ठीक है, तो ये इतना आरबीआई के लेवल का पोजीशन है, इतना स्टेटस है सोसाइटी में। तो वो स्टेटस से की वजह से ही नाबार्ड के जो ऑफिसर होते हैं ग्रेड ए लेवल के, वो आरबीआई के लिए ट्राई करते हैं। मुझे कुछ एग्जांपल पता है, आपको नहीं लगता है तो आप भरोसा मत रखिए।
तो अभी ये हमारे रिजल्ट आए हैं इस साल के आरबीआई ग्रेड बी में। इतने सारे हमारे ऑफिसर्स हुए थे। ये हमारी टीम है और देखिए यहाँ पर आपको कहाँ पर भी नहीं मिलेगा इतना ज़बरदस्त फैकल्टी। मैं खुद आरबीआई में मैनेजर रह चुका हूँ। डॉक्टर शर्मा सीजीएम रह चुके थे, डॉक्टर सीपी जोशी एजीएम थे, सीपी मोहन सीजीएम थे नाबार्ड में, उसके बाद सरक मलिक सर सीजीएम थे आरबीआई में, रश्मि प्रसाद मैडम भी जीएम थी आरबीआई में, उसके बाद प्रदीप मारिया सर भी सीजीएम थे आरबीआई में। तो इतना हमारा जो हम कहते हैं ना कि कोर टीम है हमारी, वो सारे बड़े बड़े पोजीशन पे इन्होंने काम किया हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी ये हो गया मोटिवेशन वाला काम। यहाँ तक तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। अभी रियल काम ये है, लेकिन ये करने में लोगों को मज़ा नहीं आता है। क्या करने का है, हमारे वेबसाइट पे जाने का है, यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे जाओ और 2017 का और 2019 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर का मेमोरी बेस वाला, वो सॉल्व करो और देखो आपको कितने मार्क्स आते हैं, और उसके बेसिस पे आप आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करो। अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वो भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको एक डिस्क्रिप्शन में बताना है कि आपको आरबीआई में कौन से रीज़न के वजह से जाना है एंड कौन से ऑफिस में आपको ज्वाइन करना अच्छा लगेगा, ये भी मुझे बताओ। और आपके जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनको आरबीआई के लिए काफ़ी क्रेज़ है ज्वाइन करने के लिए, उनको ये वीडियो आप सेंड करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।